नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं शिक्षण योजना बनाने का काम जारी है और ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है शिक्षक योजना बनाना, क्योंकि जो हमारे लर्निंग आउटकम होते हैं वो इस शिक्षण योजना पर ही निर्भर करते हैं। जितनी अच्छी शिक्षण योजना होगी उतनी अच्छी हमें सीखने के प्रतिफल प्राप्त होंगे, लर्निंग आउटकम्स प्राप्त होंगे। तो आयुक्त महोदय जी द्वारा 9 बिंदुओं पर शिक्षक योजना बनाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सुने पूरा वीडियो। आशा करते हैं आपको यदि आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो ज़रूर आप एक अच्छी शिक्षण योजना बना पाएंगे और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लर्निंग आउटकम्स प्राप्त होंगे। तो देखें पूरा वीडियो। धन्यवाद। अब हम बात कर रहे हैं कि जब हमने किताबें पढ़ ली, किताब के प्रत्येक पाठ में कौन कौन से हिस्से दिए गए हैं, जब हमारी उसकी समझ बन गई तो बात आएगी कि उस समझ को हम कैसे शिक्षण योजना बनाने में शामिल करेंगे। तो प्रत्येक पाठ की शिक्षण योजना बननी है। प्रत्येक शिक्षक को प्रत्येक विषय के प्रत्येक पाठ की शिक्षण योजना बनानी है। शिक्षण योजना कैसे बनानी है, अब हम वो चर्चा कर रहे हैं। शिक्षण योजना बनाने के लिए आपको टीचर हैंडबुक का उपयोग करना पड़ेगा। इस टीचर हैंडबुक में जो प्रारूप उपयोग किया गया है, आपको उसी प्रारूप का यूज करके शिक्षण योजना बनानी है। उस प्रारूप में 9 कॉलम है। हम बाएं से दाएं में शुरू करेंगे। सबसे लेफ्ट का जो कॉलम है यह जहां पे लिखा गया है अवधारणा क्षेत्र, यानी कॉन्सेप्चुअल एरिया। कौन सा विषय वस्तु है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हम बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रत्येक पाठ के अलग अलग विषय वस्तु होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे अवधारणा क्षेत्र से हम प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरा कॉलम है वो पाठ का नाम। तीसरा कॉलम है पेडागोजिकल प्रक्रिया। चौथा कॉलम है शिक्षण सामग्री। पांचवा कॉलम है अनुमानित समय। छठवां कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर। सातवां कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। आओ करके सीखें। 9वां कॉलम है लर्निंग आउटकम। जो हमने 11 सितंबर को आपको पत्र लिखा था उसके साथ एक प्रारूप लिखा है, वो प्रारूप बिल्कुल भी अलग नहीं है। इन 9 कॉलम में आपको किस तरह से शिक्षण योजना बनानी है प्रत्येक पाठ की, उसी का उदाहरण है वहां पे। जब हम अवधारणा क्षेत्र की बात करते हैं तो अवधारणा क्षेत्र से हमारा आशय है किसी भी कक्षा स्तर से संबंधित समस्त पाठ्य वस्तु को मुख्य रूप से कुछ चिन्हित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिन चिन्हित क्षेत्रों को अवधारणा क्षेत्र कहते हैं। शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होता है कि प्रत्येक अवधारणा क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए शिक्षण का कार्य करें व मूल्यांकन आकलन के दौरान सभी अवधारणा क्षेत्र पर एक समान अधिभार दें, जिससे वह बच्चा उस कक्षा स्तर का जो लर्निंग आउटकम है उसको हासिल कर सके। जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। जब आप टीचर हैंडबुक उठाएंगे, उसके जो शुरुआत का दूसरे तीसरा पन्ना खोलेंगे तो उसमें अवधारणा क्षेत्र क्या है इसको बहुत अच्छे से परिभाषित किया गया है। दूसरा है पाठ का नाम। ये पाठ का नाम बहुत स्पष्ट है, इसको कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तीसरा, यह शिक्षण योजना का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पेडागोजिकल प्रक्रिया। और पेडागोजिकल प्रक्रिया, इसका कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। इसका फॉर्मेट वही होगा, एक अच्छी पेडागोजिकल प्रक्रिया वही होगी जो बाल केंद्रित होगी, जो विद्यार्थी केंद्रित होगी, जो विद्यार्थी को समझने के, पूछने के अलग अलग गतिविधि अवसर देगी। पेडागोजिकल प्रक्रिया सिर्फ चौक और डस्टर आधारित प्रक्रिया नहीं है। यह हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब हम पेडागोजिकल प्रक्रिया की बात करते हैं, हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं कि हम पाठ कैसे पूरा कर रहे। हमने पाठ को पढ़ा दिया, पाठ के अध्यापन के बाद कितने बच्चे समझ पाए, कितना समझ पाए, विषय वस्तु की समझ कितनी बच्चों में उत्पन्न हुई, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये देना पूरी शिक्षण योजना की जो धुरी है वो पेडागोजिकल प्रक्रिया ही है। पेडागोजिकल प्रक्रिया के बारे में हमारी जो टीचर हैंडबुक है उसमें बहुत ही विस्तार से दिया हुआ है। मैं आपको सिर्फ
दो चीजें बताऊंगा उसके बारे में। पहला यह है कि जब बच्चे उच्च कक्षाओं में जाते हैं तो बच्चों को पुरानी कक्षाओं का, भले चाहे बच्चे वो प्रश्न सही नहीं का उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन बच्चों को एक प्रारंभिक ज्ञान होता है। तो एक अच्छी पेडागॉजिकल प्रक्रिया वही होती है जो प्रारंभिक ज्ञान को और आगे लेकर जाती है। दूसरी प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए अगर हम इंटरैक्टिव मोड पे, यानी हम संवाद और परिचर्चा का उपयोग करें, तो निश्चित तौर पे पूरी क्लास का जो ध्यान है उस प्रक्रिया पे आकर्षित होता है। अगर हम सिर्फ चौक और डस्टर का या मोनोलॉग, यानी सिर्फ टीचर बोले बच्चे सुने, अगर हम इस प्रक्रिया का पालन करेंगे तो पूरी क्लास के 25% बच्चे ही हैं जो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। लेकिन अगर हम इस प्रक्रिया को रोचक बनाने का, इंटरैक्टिव बनाने का, कहानी के माध्यम से, गीत के माध्यम से, रियल लाइफ बेस्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारे आसपास के जीवंत उदाहरण होते हैं, अगर हम उसका उपयोग करके और उसके आसपास अपनी शिक्षण योजना बुनते हैं तो निश्चित तौर पे पूरी की पूरी क्लास है उसमें पार्टिसिपेट करेगी, प्रश्न पूछेगी, गतिविधि के माध्यम से सीखने का प्रयास करेगी। पेडागॉजिकल प्रक्रिया भले चाहे सुनने में एक तकनीकी एक कॉन्सेप्ट लगे, लेकिन बहुत सरल है, बहुत आसान है और इसको करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसे भूल जाइए, बस आप ये ध्यान में रखिए कि एक अच्छी पेडागॉजिकल प्रक्रिया वही होगी जो बाल केंद्रित होगी। बाल केंद्रित आशय कि जब क्लास के अधिकांश बच्चे उस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे, कक्षा बच्चे जब प्रश्न पूछ पाएंगे और क्लास अधिकांश बच्चे जब गतिविधि आधारित प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे, वही अच्छी पेडागॉजिकल प्रक्रिया होगी। तो हमारे शिक्षक साथी ध्यान रखें कि जब आप अपना टीचिंग प्लान, लेसन प्लान तैयार करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि कैसे मैं ऐसी रोचक कहानी, रोचक विषय, रोचक उदाहरण, ये हमारे आसपास जो घटनाक्रम घटित हो रहा है उसका मैं उपयोग करूं कि कैसे मैं क्लास में इंटरेस्ट बच्चों का डेवलप कर पाऊं, विकसित कर पाऊं। चौथा बिंदु है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री से आशय यह है TLM, टीचिंग लर्निंग हमारी जो किट होती है वह। कई बार जब हम TLM की बात करते हैं तो हमारे शिक्षक साथियों के मन में आता है किट। जब हम किट की करते हैं तो आता है कि बाजार से खरीदी हुई TLM, बाजार से खरीदी हुई किट, मैथ्स की या साइंस की। अच्छी किट वही है जो हमारे टीचर्स स्वयं निर्माण करते हैं। वो क्योंकि फिर टीचर उसको पूरे मन से बनाते हैं। और अगर आपने गीजू भाई की दुआ स्वप्न पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा और समझा होगा कि कैसे शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए गीजू भाई ने जो उदाहरण पेश किए हैं उसमें बच्चों के साथ जब टीचर अपनी TLM किट बनाते हैं, अपने टीचर लर्निंग मेथड बनाते हैं, डिवाइसेस बनाते हैं, तो बच्चों में ज्यादा जागरूकता पैदा होती है, ज्यादा रुचि के साथ बच्चे उसको करते हैं। टीचर्स को भी और अच्छा लगता है वो किट को बनाने में। जहां आपने बाजार से किट खरीदने का प्रयास किया, आप आधी लड़ाई वहीं हार जाएंगे। इसीलिए जब आप बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, बच्चों के साथ मिलके अपनी शिक्षण सामग्री तैयार करेंगे, चार्ट्स तैयार करेंगे, पेपर क्राफ्ट का यूज करके जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे देखकर बच्चे यही बच्चे। तो हम शिक्षण सामग्री में जरूर, हम शिक्षण के लिए, न सिर्फ टीचर के लिए नहीं है, शिक्षण सामग्री एक पुनः एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है, माध्यम है विषय वस्तु पे बेहतर समझ बनाने की। जो आप किट, जो आप शिक्षण सामग्री, जो चार्ट आप अपने क्लासरूम में यूज कर रहे हैं, बच्चों को सिखाइए कि बच्चे भी घर पे जाके उस तरह की चीजें क्रिएट कर सके अपने घरों में, तब जाके बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। मेरा आपसे अपील करके यह प्रयास होना चाहिए कि हम कम से कम सामग्री बाजार से खरीदें किट के नाम पे। उस किट को बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री वो आप बेशक बाजार से खरीद सकते हैं, लेकिन बनी बनाई अगर आप किट बाजार से खरीदेंगे, ना सिर्फ वो राशि का दुरुपयोग होगा बल्कि आप खुद उसको ओन नहीं कर पाएंगे। अगर आप किट स्वयं बनाएंगे तो आप उसको बेहतर तरीके से उपयोग कर पाएंगे।
शिक्षण सामग्री में अब हमें एक चीज और ध्यान में देने की आवश्यकता है। टीचर्स के पास जो मोबाइल है, हमने आपको डिजिलैब पे जो वीडियो भेजे हैं, हमारा जो चैनल है, रेडियो पे हमने जो सामग्री का प्रसारण किया है, अब ये सभी शिक्षण सामग्री का उपयोग करेंगे। जब हमने डिजिलैब बनाया, हमने रेडियो स्कूल बनाया, हमने ब्लॉक लेवल को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि इसकी एक पूरी रिपोजिटरी है। प्रत्येक दिन होने वाला जो रेडियो कार्यक्रम है उसको हम बार बार अपने कक्षाओं में यूज कर सकते हैं। हमने जो डिजिलैब पे वीडियो भेजे हैं, हम बार बार उनको अपनी कक्षाओं में वीडियो के माध्यम से यूज कर सकते हैं। कक्षाओं में लैपटॉप है, स्मार्ट क्लास के या और कोई डिवाइस है, वहां भी आप उसको यूज करें। तो अब शिक्षण सामग्री सिर्फ किताब, कॉपी, पेन, चार्ट तक सीमित नहीं है। जो ऑनलाइन सामग्री है उसका भी हम उपयोग कर के रूप में निश्चित तौर पे इससे जो सीखने की जो और बल मिलेगा। शिक्षण योजना का जो कॉलम है अनुमानित समय, ये एक टेंटेटिव समय है जो हमने यहाँ से कैलकुलेट, इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई विषय वस्तु, कोई पाठ 2 दिन में कवर हो सकता है, लेकिन हमने 1 दिन लिखा है, आप प्लीज 2 दिन लीजिए, आप 3 दिन लीजिए, लेकिन अपना प्लान इस तरह से बनाइए कि आपको किताब उस समय सीमा में पाठ पूरा कराने की जल्दबाजी ना हो। हमने हमारे गणना का इस्तेमाल करके, टीचर जो फीडबैक मिला था उसका इस्तेमाल करके एक अनुमान, लेकिन ये सिर्फ एक आपको सुझाव देने की दृष्टि से दिया गया था। बेशक अगर आपको ज्यादा समय लग रहा है, ज्यादा समय लीजिए, लेकिन प्रयास यह हो कि हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को ठीक से समझ में आए। अगला जो छठवां हमारा कॉलम है वो है लर्निंग इंडिकेटर, जहां पे हमने जो लर्निंग आउटकम को थोड़ा सा और उसके पहले की जो जर्नी होती है, पहले का जो माइलस्टोन है कि लर्निंग आउटकम पहुंचने के पहले क्या बच्चों को ये लर्निंग, ये चीजें समझ में आई हैं। तो हमारे जब शिक्षक साथी अपनी शिक्षण योजना बनाएं, बच्चों को जब पाठ पढ़ाते हैं तो पूरी तरह से ध्यान में रखें कि पढ़ाने के बाद क्या बच्चों को लर्निंग इंडिकेटर में जो विषय वस्तु या जो बातें बताई गई हैं वो बच्चों को समझ में आ रही हैं। तो मापन के लिए कि हमने क्या पढ़ाया, बच्चों ने क्या सीखा, मूल्यांकन हेतु हमने कुछ प्रश्न दिए हैं, कुछ गतिविधि दी है। और हम जो बार बार शब्द यूज कर रहे हैं बाल केंद्रित, पाठ के दौरान और पाठ के बाद भी प्रोजेक्ट आधारित जो लर्निंग होती है, यह टीचर को ही सहायक होंगे, हमारे शिक्षक को ही सहायक होंगे जब हम छोटे छोटे ग्रुप्स में बना देंगे। और हमारी कक्षा में जो बाल कैबिनेट के बच्चे हैं या ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में जिनका स्तर अच्छा है, कक्षा अनुरूप है या उससे भी ज्यादा है, उन बच्चों को इन ग्रुप्स का अगर आप लीडर बना देंगे तो ये बच्चे शिक्षक के, हमारे शिक्षक साथियों के सहायक के रूप में काम करेंगे। और आप देखेंगे कि बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से बाकी बच्चों को क्लासरूम में एंगेज कर पाएंगे और उनको इन प्रक्रियाओं में शामिल कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि पूरी क्लास का पार्टिसिपेशन हो, पूरी क्लास का उत्साह हो, पूरी क्लास प्रतिभागी बने सीखने की प्रक्रिया के दौरान। यही चीज हमने आओ करके सीखे में हमने कुछ ऐसी गतिविधियों का चिन्हांकन किया था जो बच्चे स्कूल के साथ साथ अपने घरों में भी कर सकते हैं। और आप देखें, इन गतिविधियों को करने के लिए बच्चों को कोई भी अतिरिक्त सामग्री बाजार से क्रय करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान सरल सामग्री है जो प्राय हर घर में उपलब्ध होती है। उसका उपयोग करके बच्चे अपने घरों में अपने माता पिता के साथ, अपने बड़े भाई बहन के साथ इन गतिविधियों को आयोजन कर सकते हैं। और लास्ट में लर्निंग आउटकम दिया गया है। लर्निंग आउटकम इसलिए दिया गया है कि जैसा आप शब्द है आउटकम, अधिगम, प्राप्ति, कि जब हम 1 से 8 की गतिविधियां कर लेते हैं शिक्षण योजना में, तो क्या बच्चा ये लर्निंग आउटकम हासिल कर पा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो हमने आखिरी में दिया गया है लर्निंग आउटकम, कि प्रत्येक पाठ को पूरा करने के बाद, अच्छे से पढ़ाने के बाद, गतिविधियां कराने, विजिट कराने के बाद क्या बच्चे लर्निंग आउटकम को हासिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यह हमें
सबसे ज्यादा इस पे फोकस करने की ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने जितनी भी मेहनत की है 1 से लेके 8 तक जो हमारी शिक्षण योजना बनेगी, उसके जो 8 हिस्से हैं वो इसी बात पर केंद्रित हैं कि इनको करने के बाद किस तरह के लर्निंग आउटकम्स हैं जो हमारे बच्चे प्राप्त कर पा रहे हैं। तो अभी की वो चर्चा की थी कि हमें किस तरह से अपनी शिक्षण योजना बनानी है। उसका जो 9 कॉलम का प्रारूप है ये भी आपको पत्र के साथ भेजा गया है और आपको सहायक होगी हमारी जो टीचर हैंडबुक है वो इस शिक्षण योजना को तैयार करने में।